ईरान और इजराइल, दो ऐसे देश जिनकी कहानी दोस्ती से शुरू होकर आज कट्टर दुश्मनी तक पहुंच गई है। तो आज हम इसी उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये आज की जियोपॉलिटिक्स का शायद सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला यू टर्न है। सोचिए, एक तरफ 1970s का दशक, जहां दोनों देश पक्के सहयोगी थे, इंटेलिजेंस शेयर कर रहे थे, मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर साथ काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ आज का हाल, जहां वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए, इसी को समझते हैं। आज की जो हेडलाइंस हैं, जो तनाव है, उसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा और इस बड़ी पहेली को सुलझाना होगा कि आखिर इतने करीबी दोस्त इतने बड़े दुश्मन बन कैसे गए। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। 1979 की क्रांति से भी पहले, उस दौर में ईरान और इजराइल का रिश्ता आपको हैरान कर देगा, क्योंकि वो काफी दोस्ताना था। और ये दोस्ती टिकी थी साझा हितों और एक जैसे खतरों पर। जरा उस दौर को सोचिए, जब इजराइल नया नया बना था और उसके चारों तरफ अरब देश उसके खिलाफ जंग छेड़े हुए थे। उस माहौल में ईरान ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। 1950 में तुर्की के ठीक बाद ईरान दूसरा ऐसा मुस्लिम मेजॉरिटी वाला देश बना जिसने इजराइल को ऑफिशियली मान्यता दी। और हाँ, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेरीफेरी डॉक्ट्रिन, ये उस वक्त इजराइल की फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद थी। मतलब बहुत सिंपल था। इजराइल अपने दुश्मन अरब पड़ोसियों से घिरा था, तो जिंदा रहने के लिए उसने एक तरकीब सोची, दुश्मन का पड़ोसी दोस्त। और इस रणनीति में ईरान एकदम परफेक्ट फिट बैठता था। तो एक बात बिल्कुल साफ थी, ये कोई आइडियोलॉजी या कल्चर पर आधारित दोस्ती नहीं थी। ये तो आप कह सकते हैं पूरी तरह से एक मतलब का गठबंधन था। दोनों को ही मिस्र के गमाल अब्देल नासिर के बढ़ते कद से डर लगता था। दोनों ही सोवियत संघ को अपना कॉमन दुश्मन मानते थे। और शिया मेजॉरिटी वाला ईरान अपने चारों तरफ सुन्नी अरब ताकतों से भी चौकन्ना रहता था। मतलब पूरा मामला एक सीधे साधे हिसाब किताब का था कि इस मुश्किल भरे रीजन में अपनी जगह कैसे बचाई जाए। और ये सहयोग सिर्फ बातों बातों में नहीं था। 1950 के दशक में इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA ने मिलकर ईरान की खूंखार खुफिया एजेंसी सावाक को खड़ा करने में मदद की। फिर 1968 में एक सीक्रेट पाइपलाइन बनी जो ईरान से सीधे इजराइल को तेल पहुंचाती थी। यहाँ तक कि 1977 में दोनों देशों ने मिलकर एक एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम बनाने पर भी काम शुरू कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि रिश्ता कितना गहरा था। बस इसीलिए उस दौर के एक्सपर्ट्स इस रिश्ते को बिना शादी का प्यार कहते थे। एक ऐसा रिश्ता जो प्रैक्टिकल था, दुनिया की नज़रों से छिपा हुआ था और दोनों के लिए ही जबरदस्त फायदेमंद था। और इस रिश्ते ने दशकों तक मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को एक दिशा दी, जब तक ये क्रांति ने आकर सब कुछ बदल नहीं दिया। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, 1979 की इस्लामिक क्रांति। देखिए, इस क्रांति ने सिर्फ ईरान के राजा यानी शाह को गद्दी से नहीं हटाया, इसने ईरान की पूरी पहचान, उसकी विदेश नीति और दुनिया को देखने का उसका नजरिया ही पूरी तरह से बदल डाला। अच्छा, इस क्रांति की जड़ें समझने के लिए ईरान के आम लोगों के मन में भरे गुस्से को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, दशकों से एक ब्रिटिश कंपनी ईरान का तेल निकाल रही थी, मोटा मुनाफा कमा रही थी, और ईरान के हाथ में क्या आ रहा था? सिर्फ 16%। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये एक तरह से नेशनल बेइज्जती थी, एक राष्ट्रीय अपमान था। और इसी भावना ने शाह के खिलाफ जो गुस्सा था उसे और हवा दे दी। और इस गुस्से की आग में घी का काम किया 1953 के तख्ता पलट ने। उस वक्त अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर ईरान के एक चुने हुए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को हटा दिया और वापस शाह को गद्दी पर बिठा दिया। इस एक घटना ने ईरानियों के मन में ये बात पक्की कर दी कि शाह सिर्फ पश्चिमी ताकतों की एक कठपुतली हैं। इसने एक नए क्रांतिकारी नेता के लिए जमीन तैयार कर दी। और वो नेता थे अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। उन्होंने लोगों की इसी पश्चिमी विरोधी भावना को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने एक नए इस्लामिक रिपब्लिक की नींव रखी, जिसकी विचारधारा पुराने शाह के राज से बिल्कुल 180 डिग्री अलग थी। जहां शाह अमेरिका और इजराइल के दोस्त थे, वहीं खुमैनी के लिए अमेरिका बड़ा शैतान था और इजराइल छोटा शैतान। तो क्रांति के बाद दोस्ती का ये रिश्ता खुली दुश्मनी में तब्दील हो गया। लेकिन जैसा कहते हैं ना, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। यहाँ दुश्मन का दुश्मन दोस्त भी बन जाता है और कभी-कभी दुश्मन को भी मजबूरी में साथ देना पड़ता है।
ऐसा ही कुछ हुआ ईरान इराक युद्ध के टाइम पर। दुनिया के सामने तो ईरान इजराइल को नक्शे से मिटाने की कस्में खा रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों का एक ज्यादा बड़ा और कॉमन दुश्मन था, सद्दाम हुसैन का इराक। इजराइल को लगा कि अगर इराक ये जंग जीत गया तो वो ज्यादा बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए बड़ी हैरानी की बात है कि उस जंग में इजराइल ने चोरी छिपे ईरान को हथियार सप्लाई किए। लेकिन 1990 के दशक आते आते वो सारी वजहें ही खत्म हो गईं जो इन दोनों को किसी भी तरह से जोड़े हुए थीं। सोवियत संघ बिखर गया, इराक खाड़ी युद्ध में हार चुका था और इजराइल ने अपने अरब पड़ोसियों के साथ शांति की बातें शुरू कर दी थीं। तो अब साथ आने का कोई कारण ही नहीं बचा था। सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की दुश्मनी ही इस रिश्ते का सच बनकर रह गई। और ये हमें ले आता है आज के दौर में। अब ये लड़ाई सीधे सीधे मैदान में नहीं लड़ी जाती। अब ये एक शैडो वॉर है, एक छद्म युद्ध जो लड़ा जाता है प्रॉक्सी गुटों के जरिए, साइबर हमलों के जरिए और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चल रहे तनाव के जरिए। ईरान सीधे तौर पर अमेरिका या इजराइल से भिड़ नहीं सकता, इसलिए वो पूरे मिडल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। लेबनान में हिजबुल्ला, फिलिस्तीन में हमास, यमन में हूती, इन सभी ग्रुप्स को पैसा और हथियार देकर ईरान पूरे रीजन में अपनी ताकत दिखाता है और अस्थिरता फैलाता है। और इस मॉडर्न लड़ाई का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, ईरान हमेशा कहता है कि उसका प्रोग्राम पीसफुल कामों के लिए है, मतलब बिजली बनाने के लिए। लेकिन दुनिया को, खासकर इजराइल और पश्चिमी देशों को डर ये है कि ईरान परमाणु बम बनाने से बस कुछ ही कदम दूर है। वो पहले ही यूरेनियम को 20% से ज्यादा एनरिच कर चुका है और बम बनाने के लिए चाहिए 90%। तो बस यही वो रेड लाइन है जिसे पार करने से पूरी दुनिया ईरान को रोकना चाहती है। तो बिना शादी के प्यार से शुरू हुई ये कहानी आज एक खतरनाक शैडो वॉर तक आ पहुंची है। दुनिया की बड़ी ताकतें बदल रही हैं, मिडल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। तो सवाल यही है कि क्या इस 45 साल पुराने झगड़े से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकलेगा या फिर टकराव और बढ़ेगा? इसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है और पूरी दुनिया सांस रोक के बस देख रही है।